नमस्कार मित्रों, नमो जिणाणम। आप सभी का स्वागत है आज इस प्राकृत दिवस श्रुत पंचमी की प्रथम व्याख्यानमाला में, और जो कि पागत भाषा, जो कि विश्व का प्रथम प्राकृत समाचार पत्र है और जिसके संपादक हैं प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन दिल्ली, एवं प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर जिसके संपादक हैं मैं स्वयं डॉक्टर अरिहंत जैन। इन दोनों के यानी पागत भाषा और प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के संयुक्त तत्वाधान में आज इस परिचर्चा को कार्यान्वित किया गया है। प्राकृत दिवस श्रुत पंचमी के अवसर पर, जो कि 27 मई को है, उसकी ये प्रथम व्याख्यानमाला यानी कि प्रथम श्रृंखला है। और हम शुरुआत करते हैं, ये एक पहल है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सारे विश्वविद्यालय बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, पढ़ाई भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन लोग स्वयं घर में स्वाध्याय आदि वगैरह कर रहे हैं। तो हमने एक ये बात सोची कि सोशल मीडिया द्वारा हम प्राकृत भाषा को आपसे रूबरू कराएं और प्राकृत भाषा के वरिष्ठ विद्वानों द्वारा प्राकृत भाषा के महत्व को आप सभी तक पहुंचाएं। तो सर्वप्रथम मैं भारतीय परंपरा के अनुसार इस प्रथम व्याख्यानमाला का मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं। इंद सदवंदियाड़म तिहुअड़हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीद गुणाणम णमो जिणाणम जिद भवाणम णमो जिणाणम जिद भवाणम। ये मंगलाचरण महान आचार्य कुंद के शौरसेनी प्राकृत भाषा में प्रणीत पंचास्तिकाय ग्रंथ का मंगलाचरण है, जिसको मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप विषय तो जान ही गए हैं आज की परिचर्चा, आज की व्याख्यानमाला का। प्राकृत भाषा, प्राचीन भारतीय भाषाओं में प्राकृत भाषा कई शताब्दियों तक भारतीय जनमानस की जनभाषा रही। संपूर्ण भारतीय भाषाएं, इनका साहित्य, संस्कृति, परंपरा, लोक जीवन और जनमनगण इस प्राकृत भाषा से प्रभावित और ओतप्रोत रहा है। तो यही कारण है कि प्राकृत भाषा कई भारतीय भाषाओं का जननी होने का प्राकृत भाषा को गौरव प्राप्त है। और अगर हम साहित्य सृजन की बात करें तो साहित्य सृजन के रूप में जो अति प्राचीन वैदिक भाषा है, उसमें भी प्राकृत भाषा के अनेक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि तत्कालीन समय में प्राकृत भाषा यानी बोलचाल की भाषा रही होगी, जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। और अगर हम नाटकों और महाकाव्यों की बात करें तो जैसे भरत जैसे महान नाट्य शास्त्रकृत और कालिदास एवं भवभूति जैसे जो संस्कृत के महाकवि हैं, उन्होंने भी अपनी भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। प्राकृत को उपेक्षित ना करके उन्होंने अपने साहित्य में प्राकृत भाषा को जगह दी और भरपूर उपयोग किया है। भरत ने जहाँ अपने नाट्य शास्त्र में जो सामान्य जन, स्त्री पात्र और बालकों की भाषा को स्थानीय प्राकृत भाषा के रूप में अनिवार्य किया है, तो संस्कृत के विद्वानों, साहित्यकारों, महाकवियों, नाटककारों ने भी खुलकर और बहुत ही उदारतापूर्ण तरीके से अपने साहित्य में प्राकृत भाषा को जगह दी, स्थान दिया और उसको उन्होंने कार्यान्वित किया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राकृत की, जो जनभाषा, जैसे मैंने आपको बताया, जनभाषा रही है, तो इसी जनभाषा को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया और धर्म के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाकर तीर्थंकर भगवान महावीर एवं गौतम बुद्ध ने एक तरीके से भाषाई क्रांति की शुरुआत की और भाषाई क्रांति के पुरोधा बने। लेकिन ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राकृत भाषा जो अनेक वर्तमान भाषाओं की जननी रही है
और एक समय में जनभाषा रही, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही, उस पद पर प्रतिष्ठित रही, अनेक विशाल वाङ्मय साहित्य से परिपूर्ण है एवं कई जितने भी साहित्य माने विशाल वाङ्मय है इसका, बहुत सारे साहित्य सृजन इसमें हुआ है। तो आज प्राकृत भाषा स्वयं, जो कि जननी रही है इतनी सारी भाषाओं की, आज स्वयं अपनी अस्मिता और अपनी पहचान और उस मूल धारा से जुड़ने के लिए आज भी संघर्षरत है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। हमारी भारतीय भाषा जो कि एक अपनी जो प्राचीन भारतीय भाषा है वो संघर्ष कर रही है मूल धारा से जुड़ने के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आज वर्तमान में कई युवा विद्वान इस ओर जागरूक हुए हैं, आगे आए हैं, और बहुत सारे युवा विद्वान वरिष्ठ विद्वानों के सानिध्य में प्राकृत भाषा एवं साहित्य का अध्ययन कर उसके प्रचार, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आ रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये एक प्राकृत भाषा के भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। तो इन्हीं कार्यों को मैं बताने के लिए आज हमारे समक्ष प्रथम व्याख्यान माला के जो प्रथम विद्वान के रूप में मैं आप सभी के समक्ष आज उनके हम उद्गार सुनेंगे, प्राकृत भाषा के महत्व के बारे में सुनेंगे। ऐसे देश के मूर्धन्य विद्वान, जैन धर्म दर्शन एवं प्राकृत के मूर्धन्य विद्वान, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के जैन दर्शन के पूर्व विभागाध्यक्ष, BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के पूर्व निदेशक एवं वर्तमान में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के प्रोफेसर एमेरिटस और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी आज हमारे समक्ष हैं। आज हमारे आमंत्रण पर वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि प्राकृत भाषा का क्या महत्व है, उसका क्या वैभव है। तो और मैं एक सूचना आपको ये भी दे दूं कि ये प्रथम श्रृंखला है। हम आगे भी इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और बहुत सारे आपके वरिष्ठ प्राकृत भाषा के वरिष्ठ विद्वानों से आपका परिचय कराएंगे एवं प्राकृत भाषा के महत्व को उनसे भी जानेंगे। तो हम आग्रह करते हैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी से कि वो हमें प्राकृत भाषा के वैभव के बारे में एवं उसके महत्व के बारे में हमें बताएं, हमको रूबरू कराएं। तो मैं अब कैमरा करता हूं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी। नमस्कार, नमोजनाणम जिद्भवाणम। मुझे आज इस प्राकृत वैभवम की व्याख्यान श्रृंखला में पहला व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं इसके संयोजकों को बधाई देता हूं और मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण करूंगा। इसके लिए ही पाये कब्बस नमो पाये कब्बम च निम्मियम जीर्ण ताहम चे पणमामो पढ़ी ऊणय जेवी याणंती। अर्थात प्राकृत काव्य के लिए नमस्कार है और उसके लिए भी जिनके द्वारा प्राकृत काव्य रचा गया है उनको भी हम नमस्कार करते हैं, जो प्राकृत काव्य को पढ़कर उसे हृदयंगम करते रहते हैं। ये प्राकृत काव्य की विशेषता के विषय में तो मैंने अपने मंगलाचरण से प्रारंभ किया है। आप जानते हैं, भाषा जो होती है हमारे अंदर के मनोभावों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है। देश में विदेश में हजारों लाखों भाषाएं हैं, हमारे देश में ही कितनी भारतीय भाषाएं हैं, और प्राचीन भारतीय भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत ये दो प्रमुख भाषाएं मानी जाती हैं और ये समानांतर हमेशा से चलती रही हैं। संस्कृत के वैभव से सभी लोग परिचित हैं।
संस्कृत की विशेषता ये है कि उसने संपूर्ण भारतीय विदेशी तक की भाषाओं को अपनी शब्द संपदा से समृद्ध किया है। और प्राकृत भाषा जो है वो वैदिक काल से भी चलती रही है, लोक भाषा के रूप में निरंतर चलती रही है। वेदों में भी हमें प्राकृत के अनेक शब्द मिल जाते हैं। तो प्राकृत का बहुत बड़ा इतिहास है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब हम प्राकृत के इतिहास की तरफ जाते हैं तो बहुत प्राचीन काल से हमें सबसे पहले तो मिल जाते हैं शिलालेख मिल जाते हैं, बहुत प्राचीन अशोक के शिलालेख, खारवेल के शिलालेख। इसके पहले मैंने ये अनुभव जरूर किया है कि देखिए, पहले संस्कृत को बहुत प्रतिष्ठित भाषा माना जाता रहा और ये लोक भाषा थी, जन भाषा थी प्राकृत। तो जो संस्कृत में व्याख्यान करता था उसको बहुत विद्वान और अपने आप में अलौकिक जैसा माना जाता था। किंतु सबसे पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने ये सोचा कि हमें अगर नीचे के तबके के लोग तक, निम्न स्तर में जो जीवन जी रहे हैं उनको भी अगर उठाना है, उनके जीवन को भी उत्थान करना है, उनको भी अभ्युदय प्रदान करना है, तो हम अगर संस्कृत में बोलेंगे तो उन तक बात हमारी, जो हम हृदय का जो एक अमृत तत्व आत्मा का बतलाना चाहते हैं, अपने कल्याण का मार्ग बतलाना चाहते हैं उनके, वो उन तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए उन्होंने जन भाषा प्राकृत में ही अपने प्रवचनों का, अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। ये बहुत बड़ी भाषाई क्रांति थी उनके समय में। और उसके बाद फिर अशोक ने जितने शिलालेख लिखे, उनके हजारों शिलालेख चाहे गिरनार में हैं और जगह जगह मिलते हैं, तो उनके शिलालेखों की प्राकृत भी बहुत अपने आप में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, इसमें उनके अभिलेख मिलते हैं। और उन्होंने अपने संदेश जो जनता को कहलवाना चाहते थे शिलालेखों के माध्यम से किया। और जिसमें भारतवर्ष का सबसे प्रथम प्राचीन उल्लेख आया है अपने भारत देश का, तो वो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो उदयगिरी खंडगिरी में हाथी गुम्फा लेख था, उसमें जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में जो अभिलेख लिखाया गया, उसमें भारतवर्ष इस तरह से नाम आया है। तो उससे सबसे पहले तो अपने भारतवर्ष का नाम भी इसीलिए प्रचलन में आया। अब हम आते हैं, देखिए, ये प्राकृत भाषा की विशेषता ये है कि इसमें सब लोगों ने, यानी ये नहीं देखा कि ये कोई जैन विशेष की भाषा है, नहीं, सभी लोगों ने, सभी, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे शैव हों, चाहे और भी रहे हैं बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, ब्राह्मण विद्वानों ने भी इसमें बड़े बड़े काव्य और बड़े बड़े साहित्य का, बहुत बड़े बड़े विशाल साहित्य का सृजन किया है। तो इसे हम मान सकते हैं कि ये धर्म निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष भाषा रही है, इसलिए जन भाषा थी। जन भाषा कभी भी किसी संप्रदाय से बंध के रह ही नहीं सकती है, और अगर बंध गई तो उसे जन भाषा का दर्जा से हटना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आप ये देख लीजिए, विशाल आगम साहित्य इसमें उपलब्ध है। कितना विशाल आगम है, अर्धमागधी आगम को देख लीजिए, 12 अंग, फिर उपांग, फिर निर्युक्तियाँ, फिर ये सब चीज़ें, व्याख्या साहित्य विशाल है, प्रकीर्णक ग्रंथ भी विशाल है, आचार अंग आदि जो मिलते हैं अंग ग्रंथ, मूल आगम ग्रंथ के। तो देखिए इतना विशाल उसका है। और फिर सबसे बड़ी विशेषता उनका टीका साहित्य बहुत विशाल रूप में लिखा गया है, प्राकृत के अंग आगम का, ये विशेष करके अर्धमागधी आगमों पर। इसके बाद आती है स्वरसेनी प्राकृत। स्वरसेनी प्राकृत की विशेषता भी ये है कि ये सूरसेन अर्थात मथुरा के आसपास के प्रदेश की ये भाषा कहलाती है, क्योंकि वो सूरसेन प्रदेश था। और वहाँ की भाषा को दक्षिण भारत के आचार्यों ने उसमें साहित्य सृजन किया। आचार्य कुंद को देख लें, हमारे पुष्पदंत भूतबली ने देखिए सठखंडागम लिखा, आचार्य गुणधर ने सबसे बड़ी वो कसाय पाहुड़ ग्रंथ लिखा, और आचार्य कुंद का तो कितना विशाल साहित्य है, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, अष्टपाहुड़ आदि अनेक कितने विशाल ग्रंथ हैं।
तो ये साहित्य सृजन की निरंतर श्रृंखला चलती रही है और विशाल साहित्य हर तरह से लिखा जाता रहा है। अब आप समझ लीजिए कि इसके साथ ही प्राकृत की और भी कितनी बड़ी व्यापकता रही है कि इसमें जो कितने, देखिए ये प्राकृत भाषा कोई एक भाषा नहीं है, ये अनेक भाषाएं हैं। जहाँ जहाँ ये क्षेत्र विशेष के आधार पर ये इन प्राकृत भाषाएं निरंतर अपना अपना पूरा प्रकर्ष बिखेरती रही हैं और उनके आधार पर और उपशाखाएं भाषाओं, ये प्राकृत के आधार पर अनेक भाषाएं विकसित होती रही हैं। मूल रूप में हम देखते हैं कि देखिए जैसे बौद्ध वचन जिनमें संग्रहित हैं, तो त्रिपिटकों की भाषा प्राकृत पाली है। तो उस पाली भी एक प्रकार की प्राकृति है, तो ये हम मानते हैं। और इसके साथ ही अब ये देख लीजिए कि मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, पैसाची प्राकृत, चूलिका पैसाची प्राकृत, अपभ्रंश आई उसके बाद में, उसी का बिल्कुल विकास। और उसके निरंतर ये जो अपभ्रंश भाषा बाद में जो आई है उसके तो बहुत विशाल साहित्य का सृजन हुआ है, किंतु ये प्राकृत से जुड़ी हुई थी, तो प्राकृत का पूरी तरह से प्रभाव है। तो ये और इसके बाद ही फिर अपभ्रंश के बाद ही फिर आज की जो हमारे प्रदेशों की, पूरे देश की जो भाषाएं हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे वो गुजराती हों, चाहे हमारी मराठी भाषा हो, चाहे और अन्य भाषाएं हैं, वो सब इन्हीं भाषाओं से विकसित हुई हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्राकृत भाषा सब भाषाओं की दादी है और अपभ्रंश भाषा सबकी माँ है। तो ये इस तरह से होती रही है। अब आप देख लीजिए, देखिए अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य जो है बहुत विशाल है, तो अब उसमें कितने अच्छे अच्छे तत्व भरे हुए हैं, हमारे आत्म कल्याण के तत्व हैं, कथाएं हैं और नीतियां हैं, और हमारे जीवन जीने की शैली का प्रतिपादन करने वाले हैं, किस तरह से हमें अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं और इस संसार में भी हम किस तरह से आदर्श जीवन जी सकते हैं, सबके तत्व इन आगम साहित्य में भरे हुए हैं। मैं इसका केवल एक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे इसमें आया है, धम्मो मंगल मुक्किट्टम, अर्धमागधी का ही एक आगम साहित्य का वो सुना रहे हैं। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तबो देवावी तमलमसंति जस धम्मी सयामलो। ये देखिए कितनी बड़ी बात कर दी, धर्म को कितना उत्कृष्ट मंगल बता करके अपनी बात उसके भावों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की, और ये मंगलाचरण जैसा भी है। तो इसके बाद अब ये तो मैंने एक सामान्य बात कही कि विशाल साहित्य है अर्धमागधी का, और इसके बाद हम देखें शौरसेनी प्राकृत आगम साहित्य। एक कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये अर्धमागधी आगम को हम किस तरह अभिव्यक्त करें। देखिए श्वेतांबर जैन परंपरा का जितना आगम साहित्य है वो प्राय करके अर्धमागधी आगम साहित्य है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रचित है। और दिगंबर परंपरा का जो प्राकृत साहित्य है वो सब शौरसेनी प्राकृत भाषा में निबद्ध है। तो इस तरह से प्राकृत भाषा, जो शौरसेनी प्राकृत में मैंने जैसे अभी बतलाया कि कसाय पाहुड़ जो कि आचार्य गुणधर का लिखा हुआ है और पहली शताब्दी का भी मान है। इसी प्रकार के आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम की रचना की, और आचार्य शिवार्य हैं जो ये सब लगभग आसपास के ही आचार्य थे, उन्होंने भगवती आराधना की रचना की। मूलाचार है जो कि दिगंबर मुनियों का एक प्रकार से संविधान है, उसको भी शौरसेनी प्राकृत भाषा में आचार्य भट्टकेर ने लगभग दूसरी शताब्दी के आसपास लिखा, और आचार्य कुंद भी लगभग इसी पहली शताब्दी के ही माने जाते हैं। उनका तो विशाल साहित्य और विश्व प्रसिद्ध है, जो उन्होंने तत्वज्ञान की धारा बहाई, और तत्वज्ञान के साथ साथ जो एक प्रकार से उन्होंने आत्म कल्याण की, विशुद्ध आत्मा की पहचान की, जो एक बात कही मैं बताऊं, ये सबसे पहले जैसे हम लोग अस्तिकाय कहते हैं,
अस्तिकाय की जैन धर्म के जैन धर्म दर्शन में बड़ी अवधारणा है। तो अस्तिकाय की अवधारणा भी उन्होंने प्रस्तुत की पंचास्तिकाय के रूप में, और उन्होंने ग्रंथ भी का भी सृजन किया 6 द्रव्यों के आधार पर, धर्म अधर्म, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये जो 6 हैं, तो इसमें काल को छोड़ करके 5 अस्तिकाय कहलाती हैं। तो पंचास्तिकाय ग्रंथ भी बहुत अच्छा उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो इन्होंने अनेक प्रकार की सूक्तियाँ, अपने अनेक प्रकार की बातें अपने इसमें इतनी, इनको पढ़िए। देखिए हम लोग कभी कभी ऐसे रह जाते हैं कि जो लोग प्रचलित जो सूक्तियाँ सुभाषित चलते हैं संस्कृत में, दूसरी हिंदी में, हम लोगों ने प्राकृत में निकाल करके लोक प्रचलित करने का प्रयास नहीं किया, जबकि इतने इतने तत्व भरे हुए हैं भगवती आराधना में। देखिए जैसे जब हमें छोटा परिवार सुखी परिवार की बात करती है सरकार, और पूरे देश में इसका बड़े प्रचार बड़े जोर शोर से प्रारंभ से चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य शिवारी ने भगवती आराधना में कि तेते शील दरिद्रा दुख मणंतम सदा भी पावंती बहु परियणो दरिद्रो पावदी तिब्बम जधा दुखम। यानी देखो वो इसमें उन्होंने सील की बात कही है कि सील से जो दरिद्र हैं वे बराबर निरंतर दुख को प्राप्त करते रहते हैं। उसी प्रकार से जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा संतान होती है वो घर भी दुखी और दरिद्र रहता है। तो देखो इन बातों को अगर हम बाहर प्रकट करें, ऐसे हजारों हजार सुभाषित भरे हुए हैं। जब वो कहते हैं दंसन पाहुण में आचार्य कुंद कहते हैं, णवि देहो बंदिजई णवीय कुलोवी कुलो णवीय जाई संजुत्तो को बंदई गुणहीणो नहु सबड़ो लेव सावयो हो। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि केवल हम देह की वंदना नहीं की जाती है, और ना किसी कुल की वंदना की जाती है, ना कोई जाति की जो जाति से श्रेष्ठ है, कुल से श्रेष्ठ है, या जो अपने कोई अच्छा संत वेशधारी है, तो वो केवल वेश देख करके उनकी वंदना नहीं की जाती, बल्कि क्योंकि गुणहीनों की कौन वंदना करता है। तो ये चाहे वो श्रावक हो या श्रमण हो। तो इस तरह से आचार्य कुंद ने भी अपने अष्टपाहुड़ में और दूसरे चाहे समय सार हो चाहे प्रवचन सार हो, सब में अपनी अपनी कितनी उत्कृष्ट बातें कहीं, यदि चूंकि समय सीमित रहता है इनमें तो हम सबको प्रकट नहीं कर सकते, तो मगर ये कही है। प्रोफेसर सर, आप हमें यही बताएं कि अभी वर्तमान में प्राकृत भाषा एवं साहित्य के विषय में कहाँ कहाँ कार्य हो रहे हैं, कौन कौन से संस्थानों में एवं विश्वविद्यालयों में भी प्राकृत पढ़ाई जा रही है, इसके बारे में ज़रा हमें हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं अभी इस पर थोड़ी देर में इसलिए आऊँगा क्योंकि अभी हमें काव्यों का, महाकाव्यों का, ठीक है ना, इसमें कितना विशाल काव्यों की रचना की है महाराष्ट्र की प्राकृत में, जिसे सामान्य प्राकृत कहते हैं। देखिए इसमें शास्त्रीय महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य बहुत भरे हुए हैं। और मैं बताऊं शास्त्रीय महाकाव्यों में जैसे महाकवि प्रवर सेन ने 5वीं शताब्दी में सेतुबंध महाकाव्य लिखा, और इसी प्रकार से वाग्पति राज ने भी करीब 8वीं शताब्दी में गौड़ बहू महाकाव्य लिखा। ये कोई जैन महाकवि नहीं थे, ये सब बहुत बड़े, जो कि अपने समय के बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे सभी शास्त्रों के, उन्होंने प्राकृत में महाकाव्यों की रचना की। फिर आते हैं खंड काव्य में। खंड मैं आपको इसके पहले एक बात बतला दूं कि देखिए ऐसी कोई भी भारत के जो चाहे जितनी विद्याएं हैं, जितनी विधाएं हैं, ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिसमें प्राकृत साहित्य का सृजन ना किया गया हो। चाहे वो आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, रत्न परीक्षा हो, वास्तुशास्त्र हो, चाहे और भी खंड काव्य, महाकाव्य, इन सब में पूरा विशाल, चाहे छंद हो, छंद शास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो, कोई भी हो, सब में प्राकृत साहित्य बहुत समृद्ध है। तो मैं अभी खंड काव्य की बात कर रहा था। जैसे राम पाणिवाद ने
फिर कंस बहु उषा निरुद्ध एक काव्य खंड काव्य लिखे। फिर आते चरित काव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इतने ये प्रसिद्ध भी है। जैसे मान लीजिए चरित काव्यों में हम देखते हैं कि जो अपने जो 64 महापुरुष चरित जो हुए हैं उनमें भी से अनेक महापुरुषों के चरित काव्य लिखे गए, बड़े बड़े महाकवियों ने लिखे। जैसे सबसे पहले हम आते हैं आचार्य विमल सूरी ने, ये 2री शताब्दी में लिखे, यानी 1800 साल पहले इन्होंने पौमचर्यम यानी भगवान राम का चरित्र बहुत अच्छी तरह से विस्तार से, यानी इतना प्राचीन भगवान राम का चरित्र प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये हम विमल सूरी के बहुत बड़े उपकृत हैं कि फिर उसी देखिए उन्हीं पौमचर्य के आधार पे फिर बाद में चाहे अपभ्रंश भाषा में और भी जितने ने संस्कृत में चाहे प्राकृत में और भी जो इनके विषय में जो सृजन किया वो उनके विमल सूरी जी आदर्श रहे हैं। फिर उसके बाद में आते हैं ये इसमें सुरसुंदरी चर्यम ये लिखा है धनेश्वर सूरी ने, महावीर चर्यम ये लिखा है नेमीचंद सूरी ने 12वीं शताब्दी तक, और बाद की शताब्दियों तक भी बहुत चरित काव्यों की सृजन होता रहा है। और इसके बाद देखिए चंपू काव्य भी इसमें है, सबसे प्रसिद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर प्रोफेसर प्रेम सुमन जी ने इस पर बहुत बड़ा इनका शोध प्रबंध भी प्रकाशित है, फिर इनका ग्रंथ भी प्रकाशित है, कुवलय माला कहा उद्योतन सूरी की। ये इनका 7वीं शताब्दी के आसपास का समय है इनका, और बहुत महत्वपूर्ण चंपू काव्य है। फिर मुक्तक काव्यों की तो प्रसिद्धि पूरे देश में जो बहुत प्रसिद्ध है और सब लोग गाते हैं। और इन्हीं चाहे आप हाल कवि जिन्होंने जो कि प्रथम शताब्दी के थे ईसा के, उन्होंने गाथा सप्त सती जिसको गाहा सप्त सई कहते हैं उसकी रचना की। और समझ लीजिए बाद के कवियों ने इन्हीं के काव्यों को लेकर के, इन्हीं की गाथाओं को लेकर के बहुत बहुत सौंदर्य प्रधान काव्यों की सर्जना की। और फिर इसके बाद इसी शैली में, इसी मुक्तक काव्य की शैली में ही मुक्तक काव्य के रूप में जय वल्लभ मुनि हुए हैं। उन्होंने 4वीं शताब्दी में बज्जा लग्न एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। और फिर इसके बाद में रसेतर काव्य भी आए हैं, वैराग्य शतक है किसी अज्ञात आचार्य के प्रणीत है, धम्म रसायन पद्मनंदी मुनि का प्रणीत है। और कथा साहित्य तो इतना समृद्ध है कि प्राकृत कथा साहित्य के आधार पर जो आज का कथा साहित्य चल रहा है, चाहे संस्कृत का हो चाहे और भी जितने प्रकार के कथा साहित्य से, उनका मूल आधार प्राकृत कथा साहित्य रहा है। और हम देखते हैं पादलिप्त सूरी ने 2री शताब्दी में, जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है मगर उसका उल्लेख मिलता है, उन्होंने तरंग वई कहा नाम का ग्रंथ लिखा था। जब उपलब्ध नहीं था तो नेमीचंद गणी आए तो उन्होंने उसी ग्रंथ को हो सकता है उन्होंने उसका अध्ययन किया हो, उसी के और लुप्त हो जाने से फिर उन्होंने तरंग लोला नाम का बहुत विशाल कथा ग्रंथ की रचना की। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक जिसकी मूल स्रोत कथाओं का, परवर्ती कथाओं का रहा है वो वसुदेव हिंडी, जो कि संगदास गणी के द्वारा 4वीं शताब्दी में और धर्मदास गणी, इन दोनों आचार्यों ने इसकी रचना की थी। और आपको शायद लोग इसको जानते होंगे कि गुणाढ़ की जो पैसाची प्राकृत में लिखी हुई थी, गुणाढ़ की वसुदेव हिंडी, ये अनुपलब्ध है इस समय पे। इस कारण से फिर संगदास गणी और धर्मदास गणी ने 4वीं शताब्दी में वसुदेव हिंडी की उसी नाम से बहुत बड़े कथा ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद तो आप ये बहुत बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जिनने हर विधा पर ग्रंथ लिखे। हरिभद्र सूरी, इनका समराइज कहा, ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अगर किसी को रोचक कथा ग्रंथ पढ़ना हो, बहुत मतलब जिसको कहते हैं गप्प वाला, गप्प साहित्य जिसको कहते हैं, वो धूर्ताख्यान जिसको कहते हैं, वो हरिभद्र सूरी द्वारा प्रणीत है। उसको पढ़ने आप देख लेंगे कि लोग कितनी एक से एक कल्पनाएं कर करके बातों को आगे बढ़ाते थे। तो और इसके बाद
एक कुवलय माला कहा तो मैंने पहली बात बताई दी है। ये उद्योतन सूर्य की रचना है। तो ये इस तरह के इन्होंने लिखी है। अब मैं एक बड़ी जरूर अभी एक प्रश्न किया था संयोजक जी ने कि आधुनिक समय में कहाँ कहाँ कितना काम इस पर हो रहा है। तो ये एक आज लोग कहते हैं कि भले कि प्राकृत भाषा अब वो नहीं है, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ पुनर्जागृत हो रही है। जितनी जागृति आज के समय में, देखिए चाहे युवा विद्वान हैं, चाहे हमारे मुनि हैं, गुजरात में श्वेतांबर परंपरा के बड़े बड़े आचार्य मुनिगण कितना प्राकृत भाषा के साहित्य की सर्जना कर रहे हैं और लिख रहे हैं, नए नए काव्यों का प्रणयन कर रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं निकाली जा रही हैं। अभी मेरे सामने भी उपलब्ध है, जैसे एक अभी संयोजक जी ने भी बतलाई थी, पागद भाषा, ये प्राकृत भाषा की सर्वप्रथम पत्रिका है। और ये जिसके प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन संपादक हैं, ये कई वर्षों से इसका संपादन करके पूरी प्राकृत भाषा में ही इसको निकालते हैं। तो ये बड़ी बात है। फिर इसके बाद में एक और पत्रिका है जो अंग्रेजी में पूरी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें प्राकृत भाषा को प्रसारित करना है तो अंग्रेजी भाषा में भी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बहुत जरूरी होता है। अन्यथा हिंदी में तो कई अनेक, जैसे कुंद भारती से भी प्राकृत विद्या पत्रिका बहुत बड़ी शोध पत्रिका ही निकल रही है, और भी कई निकल रही हैं। किंतु एक अंग्रेजी भाषा की एक बहुत बड़ी पूर्ति की, जिसकी प्रोफेसर कमलचंद सोगा जी ने बड़ी कहा कि मेरा तो एक स्वप्न साकार हो गया है। एक पत्रिका प्राकृत टाइम्स, ये अंग्रेजी में जो पत्रिका निकल रही है, इसको मुंबई यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च फेलो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन, वो इसको निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। और अच्छा इसको बहुत बड़ा बहुत प्रशंसा भी पूरे देश विदेश से मिली है। और हम कामना करेंगे, उनको शुभाशीष देंगे कि वो आगे बराबर निरंतर इसको जारी रखेंगे, जिससे कि प्राकृत भाषा पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रसारित होती रहे। एक डॉक्टर आशीष जैन, जो कि साहगढ़ के हैं मूल रूप में, हमारे शिष्य हैं, पाई वाणी नाम की पत्रिका भी बहुत अच्छी प्रसारित की है। ये पत्राचार के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। और एक पुलक गोयल भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, प्राकृत अभियान पढ़ा करके कई वर्षों से लगे हैं। प्रोफेसर कमलचंद सोगानी जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में बहुत काम कर रहे हैं। तो ये युवा विद्वान हैं, ये लगे हुए हैं। और हमारे आचार्य देखिए, और मुनिगण जैसे आचार्य सुनील सागर जी हैं, उन्होंने भी बहुत काव्य की रचना की और प्राकृत में प्रवचन भी करते हैं। हमारे आज पूज्य आचार्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ऑनलाइन कोर्स चला रहा है पूरे देश में, पत्राचार के माध्यम से और दूसरे से लेकर के बहुत बड़ा प्राकृत की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जन जन में जागृति कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखी हुई बहुत सी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, जो कि हमें जो प्रारंभिक प्राकृत सीखने के लिए बहुत बड़ी वो एक प्रकार से हमें वरदान है। वो पुस्तकें, उनके माध्यम से हम सीख सकते हैं बहुत सी चीज़ें। और इसके साथ ही देखिए कितने, जैसे और भी कई जगह से, जैसे श्रवण बेलगोला में जो प्राकृत विद्यापीठ है, वहाँ से भी पूज्य भट्टारक स्वामी जी, चारुकीर्ति स्वामी जी ने जो प्राकृत जो अनुसंधान केंद्र खुला हुआ है, उसका बहुत कई वर्षों से चल रहा है, उसका प्रकाशन भी बहुत है। और वहाँ से भी बहुत पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा हजार लोग पूरे देश में परीक्षाएं देते हैं। तो वो भी, तो इस तरह से अनेक लोग प्राकृत का पाठ्यक्रम चला करके, और कई विश्वविद्यालय, जैसे हम इधर कई जगह पर इसके प्राकृत के पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। और ये इससे लगता है कि कितनी जागृति प्राकृत के विकास के क्षेत्र में आई हुई है। और देखिए एक और बात आती है कि
इसके साथ ही देखिए, मैं हो सकता है कि कुछ संस्थान को भूल जाऊं, जैसे वैशाली इंस्टीट्यूट है, वैशाली प्राकृत शोध संस्थान है, विश्वविद्यालयों में अनेक शोध संस्थान हैं। ये मैंने श्रवण बेलगोला की बात तो की ही है। ये जयपुर में अनेक शोध संस्थान हैं, प्राकृत भारती है, और भी हुए हैं जो प्राकृत के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उदयपुर का विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत का विश्वविद्यालय, और भी प्राचीन समय में भी अनेक विद्वान, अनेक संस्थान इस विषय में काम कर रहे हैं। और एक जैसे आपको बताएं, और ये तो पूरे, चाहे आप पूरे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में प्राकृत के भी स्वतंत्र विभाग हैं। मैं उनके नाम लेने हो सकता है कुछ भूल जाऊं इसलिए। और इसके साथ ही एक जरूर थोड़ी सी कष्ट की बात है कि क्या हुआ है कि अनेक जगह मुझे ध्यान है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और प्राकृत के संस्कृत का भी विकास के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में विभाग खुले, उसके साथ ही प्राचीन विद्वानों ने सोचा कि नहीं, प्राकृत और संस्कृत दोनों आधार आधे हैं, यानी एक के ऊपर दूसरे परस्पर एक दूसरे की मिलीजुली भाषाएं हैं, और एक को पढ़ने पर दूसरे की पढ़ाई होती है, दूसरे को पढ़ने पर एक के। तो उन लोगों ने ये सोचा कि संस्कृत विभाग के साथ साथ प्राकृत का भी विभाग उसी में, मतलब प्राकृत भी नाम रखें। मगर बाद में जाकर के अनेक विश्वविद्यालयों से संस्कृत विभाग भर रह गए हैं, प्राकृत नाम उसका लोप हो गया, या फिर उसकी पोस्टें समाप्त हो गई, या उसकी पढ़ाई खत्म कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी, ये हमें ये विडंबना है कि ये हम लोगों को इस तरह सोचना चाहिए कि प्राकृत का और विश्वविद्यालय, क्योंकि देखिए सरकारी स्तर पर विश्वविद्यालय के स्तरों पर संस्थानों के माध्यम से अगर प्राकृत की पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है और प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत प्रचार प्रसार होता है। एक बार प्राकृत एक संस्कृत परिषद थी जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थापित है, तो उसकी एक मीटिंग थी, उसमें प्राकृत के भी प्रतिनिधि रखे गए थे। तो मैंने उस समय पर उस मीटिंग में, मैं उसका सदस्य था, तो मैंने उस समय सुझाव दिया था कि अगर प्राकृत को व्यवसाय से जोड़ना है, यानी क्या लोग इसलिए थोड़े हतोत्साहित रहते हैं कि इसमें रोजगार के साधन नहीं है। तो यदि रोजगार से अगर इस प्राकृत भाषा को जोड़ना है तो हमें माध्यमिक स्तर पर, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, दूसरी भाषाएं हैं, उसी तरह से प्राकृत भाषा का भी प्रावधान माध्यमिक पूरे देश में, चाहे वो इंटर की हो, चाहे CBS की हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के समूह की हो, माध्यमिक स्तर पर जब हम अगर प्राकृत एक विषय के रूप में रख लेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, उनको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। तो जितने तैयार हैं बड़े बड़े युवा विद्वान, में हमें देख करके कभी कभी कष्ट होता है कि एक से एक युवा विद्वान जो प्राकृत में धारावाहिक बोलते हैं, लिखते हैं, भाषण करते हैं, वो भी आज बेरोजगार हैं। तो उनको एक बहुत बड़ा अच्छी आनंद, एक आशा की किरण जगेगी, वो अध्यापक होंगे और फिर एक परंपरा चलती रहेगी, छात्र प्राकृत पढ़ते रहेंगे, आगे परंपरा चलती रहेगी। तो हमें इस तरह इस विकास भी सोचना चाहिए। अब और भी जो मैं हो सकता है कि इस विषय में और भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हों जिनको मैं चाह रहा हूँ चीज़ें आए सामने। देखिए विदेशी विद्वानों ने बहुत काम किया है। जर्मनी के विद्वानों ने ये प्राकृत का साहित्य पहली बार लिख करके उन्हीं ने, बल्कि मैं बताऊं हरमाने योकोबी वगैरह थे, उन लोगों ने हम लोगों को कहा, प्रोत्साहित किया, भारतीय विद्वानों को भी दृष्टि दी कि देखो इस तरह संपादन किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो विदेश में भी बहुत काम हुआ है और उनकी प्रेरणा और फिर देश में देखिए बहुत बड़े बड़े विद्वान प्राकृत के हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। मैं बताऊं, बड़े आप चाहे डॉक्टर हीरालाल जी जैन हों, चाहे फिर पंडित कैलाश चंद जी हों, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, और भी अनेक विद्वान, डॉक्टर जगदीश चंद जी, डॉक्टर नेमी चंद जी शास्त्री, फिर इसके बाद में प्रोफेसर कमलचंद सौगानी, प्रोफेसर राजाराम जैन, उदय और प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन,
प्रोफेसर उदयचंद जी जैन तो समझ लो कि वो इतने मेरे सहपाठी रहे हैं, वो बनारस में मेरे साथ में पढ़े हैं, पर आज वो प्राकृत के क्षेत्र में वो मैं बताऊँ बहुत गजब का काम कर रहे हैं, और उनको तो प्राकृत हिंदी से भी सरल लगती है। तो कुछ लोग ये मान लेते ना कि संस्कृत वाले भी प्राकृत नहीं पढ़ सकते, संस्कृत वाले ही प्राकृत पढ़ सकते, जो लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत वाले जल्दी प्राकृत सीख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जो प्राकृत नहीं भी पढ़े हैं, जो हिंदी यानी पहले से प्राकृत कीजिए या संस्कृत नहीं पढ़े हैं, वो भी प्राकृत बराबर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम मतलब मैं यहाँ पे बनारस में हम यहाँ पर स्वाध्याय कराते हैं प्राचीन शास्त्रों का। जैसे हमने अभी समय सार का पाठ्यक्रम, समय सार का स्वाध्याय पूरा किया है। बहुत लोग आते हैं उसमें पढ़ने के लिए, और ऐसे रहते जिन्होंने जो प्राकृत के ग्रंथों से डरते थे, प्राकृत मात्र से डरते थे, मात्र नमोकार मंत्र आता था, और उसके बाद फिर कहते रहे प्राकृत हमें नहीं पढ़ना। अब वो समय सार की गाथाएं इतनी सहजता से लगाने लगे हैं, इतनी रुचि बढ़ी है कि अभी अनेक लोग, हमने श्रवण बेलगोला का जो पत्राचार पाठ्यक्रम चल रहा है, उसकी अनेक लोगों ने ये उसके परीक्षा देने के लिए फार्म भरे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन भी हम यहाँ पे, अब लॉकडाउन है इस समय पे, फिर भी हम ऑनलाइन शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। और ये जैसे प्रोफेसर ए एन उपाध्याय भी उस समय पे कितना काम किया, कितना संपादन किया, हम इन लोगों के उपकार को भूल नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे विद्वान हैं और आज भी काम कर रहे हैं। अब अनेक आचार्यों के मैंने नाम ले लिए, मुनियों के, विद्वानों को, युवा विद्वानों के मैंने नाम लिए हैं। सर, आप BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के भी निदेशक रहे हैं और वहाँ पे सेवाएं दी हैं आपने। तो वहाँ पर भी, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने स्वयं वहाँ पे प्राकृत के जो एलिमेंट्री और एडवांस कोर्स किए हैं जी हाँ। तो ज़रा उसके बारे में भी हमें जानकारी दें, जिससे अन्य जो और भी छात्र प्राकृत पढ़ने के इच्छुक हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, प्रोफेसर्स हों, जो भी हों, तो उससे लाभान्वित हो सकें। देखिए, ऐसा है, मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि मैं भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो दिल्ली में है, बहुत वर्षों से, यही समझ लो कि उसको करीब 30-40 वर्षों से, 50 वर्षों से वो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है। और ऐसे काम कर रहा है कि मैं खुद वहाँ पे कुछ वर्षों तक निदेशक के पद पर रहा हूँ, और मेरे सानिध्य में मैंने भी वहाँ पे संयोजक के रूप में अनेक से वहाँ पे जो प्राकृत के जो ग्रीष्मकालीन, जैसे समर स्कूल कहते हैं, ग्रीष्मकालीन प्राकृत अध्ययन बराबर निरंतर चल रहा है। और वहाँ पर अनेक पूरे देश से, और देश से भी और कुछ विदेशों से भी प्राकृत सीखने के लिए आते हैं। और ये उस संस्थान की विशेषता है कि 21 दिन तक, या अब तो 1 माह हो गया है, वहाँ पर 1 माह तक लगातार पूरे सभी जो चाहे वो लेक्चरर, प्रोफेसर हों, कोई सबको पढ़ने आते हैं, उनको रहने खाने की और पढ़ने की बहुत बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं वो वहाँ पे सब, वहाँ की जो प्रबंध समिति है। और इतना सीख करके जाते हैं कि वो जो अनुभव, मैंने खुद अनुभव सुने हैं कि जो हम कई वर्षों तक प्राकृत में नहीं सीख सकते थे, जो केवल 21 दिन या 1 माह में मैंने प्राकृत को सीख लिया है। तो ये बहुत बड़ा, और वहाँ की विशेषता है, हजारों हजार वहाँ पे हस्तलिखित शास्त्र भंडार है, कृतियों का शास्त्र भंडार है, बहुत विशाल शास्त्र भंडार है। तो वहाँ पे वो लोग पढ़ना भी प्राचीन शास्त्रों के जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनको पढ़ना भी सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो गुरु जो प्राकृत के जो विद्वान आके पढ़ाते हैं, उनके भी बारे में ज़रा आप कुछ हाँ, देखिए, यहाँ पर जो देखिए, वहाँ पर बहुत चुने हुए विद्वानों को बुलाया जाता है, जो बिल्कुल 21 दिन या 1 महीने में उनको पूरी तरह से, यानी प्राकृत व्याकरण, प्राकृत काव्य, प्राकृत आगम, इन सब की भी वो दे सकें, इतना वो लोग करते हैं। तो जैसे प्रोफेसर धर्मचंद जैन जो कि जोधपुर के हैं, प्रोफेसर JB शाह अहमदाबाद के जो LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, बहुत विशाल संस्थान है,
और वहाँ का तो देश का बहुत विशाल ऐसा संस्थान ही शायद कहीं हो कि जहाँ पे हस्तलिखित शास्त्र भंडार हो। वहाँ का प्राकृत वगैरह का प्रकाशन बहुत विशाल है। और हमारे मित्र JB शाह उस संस्थान के निदेशक हैं, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और BL इंस्टीट्यूट के भी उपाध्यक्ष भी हैं, तो वो भी पढ़ाने आते हैं। प्रोफेसर JR भट्टाचार्य, जगतराम भट्टाचार्य भी पढ़ाने आते हैं। प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा और प्रोफेसर उसके इस समय पे जो निदेशक हैं प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी, बहुत दिग्गज विद्वान हैं संस्कृत के प्राकृत के। तो वो इस समय बड़ी सफलता से उस संस्थान को चला रहे हैं और बराबर निरंतर वहाँ पर एक कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। सर जी, और प्रोफेसर दामोदर शास्त्री भी वहाँ पे जो कि जैन विश्व भारती में इस समय, वो भी बराबर उसका अध्ययन कराने आते थे। और भी वहाँ पे इस तरह के अध्ययन कराने डॉक्टर प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन, प्रोफेसर वीर सागर जैन, ये सब वहाँ पे अध्यापन कराने के लिए आते हैं। प्रोफेसर सर, हम आपसे हाँ, एक और मैं बात बताऊं, जहाँ से मैंने PhD की है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो मुझे डिग्री दी, मगर मैंने जहाँ से पूरी PhD का कार्य संपन्न किया है पार्श्वनाथ विद्यापीठ, जिसका पहले नाम था पार्श्वनाथ शोध संस्थान बनारस का। वो बहुत देखिए, वो भी अब इस तरह का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्राकृत संभाषण शिविर और प्राकृत के प्रशिक्षण शिविर को चलाने लगा है। बहुत विशाल, बहुत पुराना संस्थान है। इसमें अनेक लोगों ने प्राकृत में PhD की है और निरंतर ये अपनी साहित्यिक जगत में सब जगह सेवा कर रहा है। प्रोफेसर सर, हमसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्राकृत कार्यशालाएं चल रही हैं जिसमें प्राकृत के व्याकरण हमें पढ़ाया जाता है जी, साथ ही आपको ऐसा नहीं लगता कि प्राकृत संभाषण शिविरों का भी क्योंकि आप स्वयं प्राकृत संभाषण शिविर आयोजित कर चुके हैं, तो उनका भी शिविर होने चाहिए साहित्य और व्याकरण के साथ साथ, क्योंकि जब तक हम उसको ऐसे बोलचाल की भाषा में नहीं अपनाएंगे तब तक वो हमारी ज़ुबान पे नहीं चढ़ पाएगी। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है, आपने बात कही है, अभी इसी तरह का ऑनलाइन अनेक लोग प्राकृत संभाषण के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। हमने खुद यहाँ श्री सियादबाद महाविद्यालय में एक प्राकृत संभाषण शिविर किया था, जिससे बहुत लोगों ने लाभ लिया था। तो ये तो जरूरी है, क्योंकि हम केवल प्राकृत भाषा के गुणगान करने लगेंगे और प्राकृत भाषा बोलना या उस पर संभाषण करना ये सब नहीं सीखेंगे तो फिर हमारी जो प्राकृत की शिक्षा है वो अधूरी रहती है। तो इस दृष्टि से हर एक को अब प्रोत्साहित हो रहे हैं इस क्षेत्र में, बहुत हमें आशा बन रही है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े युवक लोग अब आगे आ रहे हैं, बहुत विद्वान लोग आ रहे हैं और संभाषण शिविरों का आयोजन भी कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन के विभागाध्यक्ष के रूप में आपने 32 वर्ष तक सेवाएं दी हैं एवं कई विश्वविद्यालयों से आप एकेडमिक तौर पे बहुत अच्छे रूप में जुड़े हुए हैं, तो और आपको इन्हीं योगदानों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो कृपया आप अपने कुछ कार्यों के बारे में बताएं जिससे हमें इस बात का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, ये अभी कुछ वर्ष पूर्व एक आवश्यक नियुक्ति जो कि आचार्य भट्टकीर प्रणीत है और ये मूलाचार का ही अंग है, तो इसको पढ़ने से जब मैं इस पर PhD कर रहा था, रिसर्च ही मूलाचार पर कर रहा था, तो मुझे उसी समय लगा कि ये पहले अलग रही है दिगंबर परंपरा की आवश्यक नहीं। यद्यपि आवश्यकों में श्वेतांबर दिगंबरों में भी अंतर नहीं है कोई, मगर इसको मेरे मन में था कि उसका एक अभिन्न अंग होने से इसको अलग से प्रकाशित किया जाए, तो इसी आवश्यक नियुक्ति को भी प्रसारित किया है। और ये मूलाचार भाषा वचन का ये अद्भुत और अभी तक बड़ा दुर्लभ ग्रंथ था, विशालकाय ग्रंथ है। इसे हमारी धर्मपत्नी जो कि स्वयं अपने आप में अच्छी ब्राह्मी लिपि की और प्राकृत की ऐसी विशेषज्ञ हैं, हम दोनों ने मिलकर के इसका संपादन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पुरस्कार भी दिया था। और एक हमारी प्राकृत भाषा विमर्श पुस्तक भी है। ये बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है लोगों को, क्योंकि इसको पढ़ने से पूरी प्राकृतों का अच्छा परिचय मिल जाता है। और इसको यद्यपि इसका द्वितीय संस्करण कुछ परिवर्धित होकर के निकल आने वाला है, तो मगर इसके आधार पर
ये मैंने जब मैं भोगीलाल हेरचंद इंस्टीट्यूट में दिल्ली में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था, तब इसको मैंने वहाँ की उपयुक्ता की दृष्टि से ये लिखी थी, तो ये भी प्रकाशित है। और भी कुछ छोटे बड़े ग्रंथों का और लेखों का, शोधालेखों का मेरा प्रकाशन है इसमें। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि पूरे देश में कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे प्राकृत विभाग बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा को छात्रों तक पहुँचा रहे हैं। उसमें लोग एमए कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे हम प्राकृत भाषा और एवं साहित्य को पढ़ सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं? और जैसे कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर इस तरह का कार्य हो रहा है। और क्या जैसे दूसरे विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ पूरे देश में देश के हर विश्वविद्यालय में क्या प्राकृत विभाग इस तरीके से खुल सकता है क्या? देखिए, अभी इस क्षेत्र में बहुत जागृति नहीं आई। उसका कारण भी ये है कि जैसे दूसरे भाषाओं के विभाग होते हैं तो उनको तो सब लोग जानते हैं, तो वो तो चल ही रहे हैं, किंतु प्राकृत भाषा के विषय में खुल सकते हैं। जैसे मगर आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, आपने कहा जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बहुत विश्वविद्यालय और भी जो उनमें प्राकृत पढ़ाई होना चाहिए, विभाग खुलना चाहिए। कहाँ होती है? अभी जैसे उदयपुर यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत और जैनागम विभाग ही स्वतंत्र है। और जो एक वहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य में भी एक अलग विभाग है, प्राकृत जैनागम का चल रहा है और पढ़ाई भी होती है। तो इसके जैसे संपूर्णानंद है, लाल बहादुर, हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री जो अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है, उसमें भी प्राकृत विभाग है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे अध्यापक हैं और अध्यापन भी काम हो रहा है। इसी तरह से और भी है जो संस्थान है, जैसे मैंने और भी नाम लिए हैं, वैशाली का है या और भी पार्श्वनाथ विद्यापीठ है, और भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें प्राकृत के आधार पे आप काम किया जा सकता है, करते हैं। अब ये जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर धर्मचंद जैन थे, तो वो भी प्राकृत को जागृत किए हुए थे। और नागपुर विश्वविद्यालय में भले वो पाली के अध्यापक प्रोफेसर रहे हों, डॉक्टर प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर, उन्होंने भी बहुत काम किया है। और जो एक लोकप्रियता बढ़ाने में दो विद्वानों का बहुत बड़ा काम हुआ है। एक तो डॉक्टर नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य का, जिन्होंने बिहार में आरा में रह कर के बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, और उदयपुर में प्रोफेसर प्रेम सुमन जी ने बहुत लोकप्रिय प्राकृत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और भी बहुत लोगों ने किया है इस समय पे, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो प्राकृत जैनागम विभाग अध्यक्ष हैं प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, वो भी अपने विषय के बहुत दिग्गज विद्वान हैं। तो ये बहुत काम कर रहे हैं लोग। और ये है कि ये काम करते हुए सब लोगों को इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ियाँ इसमें तैयार हों और इसका प्रचार प्रसार में संलग्न रहें। और ये एक पुस्तक और है, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भी प्राकृत के अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर गोकुलचंद जैन जी ने बहुत ग्रंथ प्रकाशित किए थे संपादित करके। और इधर एक और ग्रंथ प्रकाशित हुआ, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे जी के भी ग्रंथ आए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका प्रचार प्रसार कम हुआ है, होना चाहिए, जैसे सौर सैनी प्राकृत भाषा और साहित्य का इतिहास, इस नाम की पुस्तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से छपी है। अपने आप में पहली पुस्तक है जो संपूर्ण सौर सैनी प्राकृत आगम साहित्य का इतिहास और उनका परिचय प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर इंदु जैन, जो कि मेरी बेटी है, उसका ग्रंथ यहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो इन सबको पढ़ना चाहिए, हमें प्राकृत भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हमें विशेषकर इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब जनगणना हो
जब पूरी 10 वर्ष बाद में किस अंतराल से होती है, अब होने वाली भी है, जनगणना हो तो हमें अपनी मातृभाषा के रूप में प्राकृत भाषा लिखाना चाहिए। एक बार पिछली बार आए थे हमारे घर पे, तो मैंने जब प्राकृत भाषा लिखाई तो कहने लगा अरे कौन बोलता है प्राकृत भाषा। तो मैंने अपने बच्चों को खड़ा कर दिया, मैंने कहा देखो मुकार मन सुन लो ना इनसे, और भी जो बातें थी कई उन्होंने मंगलाचरण प्राकृत के सुना दिए। उसने तुरंत प्राकृत भाषा मातृभाषा के रूप में लिखी। तो ये करना चाहिए जिससे कि लोग समझें। सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब भी जनगणना होती है तो हमें अपनी मातृभाषा, अगर हमें प्राकृत को मूल धारा से जोड़ना है वर्तमान में, तो हमें अपनी जनभाषा के रूप में प्राकृत भाषा को ही लिखवाना चाहिए, जो कि सरकार को हमें बताना चाहिए। और सर, हम इसी संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि और हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, हम युवा विद्वान, जो प्राकृत भाषा को मूल धारा से जोड़ सकते हैं। संघर्षरत तो हैं ही, लेकिन और किस किस प्रकार से हम इसको मूल धारा से जोड़ सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा हमें त्याग की भावना चाहिए, और नई पीढ़ी को, नए बच्चों को आकर्षित करके हम उनको धीरे धीरे कुछ मंगलाचरण सिखाएं, और मंगलाचरण के साथ साथ कुछ बोलना भी सिखाएं। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं आधी प्राकृत तो बोलते ही हैं, आधे जो जैसे अम्मा शब्द है या और भी है। अभी मैं कल ही पढ़ा रहा था ऑनलाइन, जब अपने यहाँ पे, क्योंकि वो कोर्स पत्राचार से करा रहे हैं ना, तो श्रवण बेलगोला का, तो उसमें कई लोगों ने पूछा कि कैसे हम लोग कहाँ, तो मैंने उनको कई भाषाओं के शब्द उनको बताए कि देखो ये सब जैसे पत्ता शब्द बोलते हैं वो सब शुद्ध प्राकृत हैं। देखिए चाहे और लोग आज भी जीवित है प्राकृत किसी न किसी रूप में। हम जितनी लोक भाषाएं बोलते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, बुंदेलखंडी हो, बुंदेली हो, हरियाणवी हो। मैं जब वहाँ पे दिल्ली में BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में ये प्राकृत पढ़ाता था, शिविर होते थे वहाँ पे, तो कई हरियाणा के, पंजाब के स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। तो जब हम प्राकृत जब वहाँ के सब अध्यापक और हम लोग जब उनको पढ़ाते थे प्राकृत, कहते अरे सर ये तो हमारे हरियाणी में बोली जाती है प्राकृत, इस तरह के शब्द। तो इन लोक भाषाओं में बहुत प्रचलित शब्द हैं प्राकृत के, चाहे जितनी भाषाएं हैं। तो ये मत समझिएगा कि जो हरियाणवी भाषा है, बुंदेली भाषा है, भोजपुरी भाषा है, और भी जो लोक भाषाएं हैं वो भी एक प्रकार की प्राकृत हैं। जैसे प्राकृत से अपभ्रंश विकसित हुई, अपभ्रंश से बाद में जो दूसरी भाषाएं आई, चाहे पुरानी हिंदी को देख लीजिए, हमारे विद्यापति वगैरह ने जो हिंदी के जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उन लोगों ने उनकी जो पुरानी हिंदी के काव्य हैं वो सबके अपभ्रंश में हैं। और आज जो विकसित हुई तो उसी का ही तो रूप है, उसी की भी तो धारा है। तो हमें आज भी भोजपुरी, बुंदेली, चाहे जितनी भाषाएं, लोक भाषाएं, हरियाणवी, चाहे राजस्थानी, चाहे गुजरात, जितनी चल रही हैं वो सब एक प्रकार की प्राकृत भाषा ही है। और हमें उनको जीवंत मान के चलना चाहिए कि आज भी प्राकृत भाषा जिंदा है। हाँ, एक जरूर है कि हमें जैसे हिंदी दिवस होता है, संस्कृत दिवस होता है, तो हमें एक वर्ष में पूरे देश में हर जगह, पूरे चाहे जितने कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय जितने हैं, सब में एक प्राकृत दिवस के रूप में जरूर मनाना चाहिए। क्योंकि इस दिन कम से कम एक जागृति पैदा होगी, लोग उसके विषय में बोलेंगे, तैयारी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जैसे हिंदी के पखवाड़े चलते हैं, प्राकृत के पखवाड़े चलना चाहिए, प्राकृत भाषा के। तो जैसे अभी करीब मुझे ध्यान है कि लगभग 9वें दशक में, सन 1990 के आसपास, हम एक बार आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने जो कुंद भारती, वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया था, प्राकृत सौर सैनिक प्राकृत सम्मेलन। तो उसमें मैंने एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक प्राकृत दिवस भी मनाना चाहिए। तो आचार्य श्री ने तुरंत उसको कहा, अरे ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसको जरूर पास होना चाहिए। और इसको उन्होंने अगले साल निरंतर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, श्रुत पंचमी जिसे कहते हैं, इस दिन प्राकृत दिवस घोषित किया। और कई वर्षों तक प्राकृत कवि सम्मेलन बुलाते रहे। और एक बार जरूर कहेंगे, जिसकी जो बहुत ज़रूरत है, पूरी प्रदेश की सरकारें जितनी हैं प्रदेश में, जैसे संस्कृत अकादमी है, सिंधी अकादमी है, हिंदी अकादमी है,
और कई भाषाओं की अकादमी हैं, उर्दू अकादमी है। इसी तरह से हर पूरे भारत के प्रदेशों की सरकार को चाहिए कि अपने प्रदेश में प्राकृत अकादमी, अपभ्रंश अकादमी, इस तरह की अकादमी को जरूर शुरू करे। तो उससे हो रहा, और सबको प्रेरित करना चाहिए विद्वानों को। जैसे अभी प्रश्न पूछा कि वो क्या करें, तो युवा विद्वानों को एक आंदोलन चलाना चाहिए, सरकार को प्रेरित करना चाहिए, सरकार को बाध्य कर देना चाहिए कि वहाँ प्राकृत और अपभ्रंश अकादमी भी हर प्रदेश में खोलें। हमारे जो मुनिराज हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, जिनके पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब आते रहते हैं, उनको भी प्रेरणा देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें कुछ बताइए, कुछ आज्ञा दीजिए, क्या करें। तो प्राकृत अकादमी कम से कम खुलवाने के लिए जरूर प्रेरित करना चाहिए, जिससे प्राकृत अकादमी खुलें। और निश्चित रूप से जब कोई का शुभारंभ होता किसी संस्थानों का, तो निश्चित रूप से बहुत उसकी प्रवृत्तियां चालू होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, और फिर सरकार के स्तर पर जो होती है तो उनकी तो धारा निरंतर विकसित ही होती रहती है। तो ये सब बातें हैं जिसके द्वारा हमें ये सब काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अंत में निष्कर्ष रूप में आपसे प्राकृत भाषा के जो आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके महत्व को, उसके इतिहास को, इतनी सारी प्राचीन प्राकृत भाषा की इतनी सारी शाखाएं हैं, उसके बारे में हमें लाभान्वित किया बताकर, तो मैं निष्कर्ष रूप में आपसे प्राकृत भाषा के महत्व, जो कि हमारा आज की व्याख्यानमाला का विषय है, तो उस विषय में बस आपसे एक उपसंहार के रूप में जानना चाहूँगा। ये आपने इसके निष्कर्ष के रूप में बतलाया। देखिए, अब हमें पूरी युवा पीढ़ी को, हमारी संत समाज को, पूरे जो इन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पदों पर बैठे हैं, उनको जागृति पूर्वक ये करना चाहिए कि प्राकृत को कैसे विकास हो, इस पर चिंतन करें और विभागों का शुभारंभ करें, छात्रों को प्रोत्साहित करें और नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते रहें। तो प्राकृत के विकास का कोई रास्ता रोक नहीं सकता है। ये बात मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, इस प्राकृत भाषा से जो अपभ्रंश आई, उससे कौन कौन सी भाषाएं कर निकली हैं, उसको मैं थोड़ी जरूर बतलाना चाहूँगा। कि जैसे महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी भाषा, जो गोवा तरफ की भाषा है, उसका विकास हुआ। मागधी और अपभ्रंश की पूर्व शाखा से बंगला, उड़िया, आसामी भाषाओं का विकास हुआ। ये आधुनिक जो प्रचलित भाषाएं हमारे प्रदेशों में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाओं का जन्म हुआ। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषाएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन भाषाओं का जो हम कहते हैं ना कि ये सब भाषाएं कहाँ से आई, तो ये सब भाषाएं के मूल प्राकृत ही है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ और भी है, सौरसैनी अपभ्रंश से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बंगारू, हिंदी, ये भाषाएं आई। और नागर अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती, मालवा, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी भाषाएं प्रकट हुई। और पाली भाषा से सिंगली और मालदीव की भाषाएं, और टाकी या ढाकी से जो प्राकृत है उसका रूप लहंदी या पश्चिमी पंजाबी भाषाएं का। और ब्राचड अपभ्रंश से, जो कहते हैं ना सिंधी भाषा कैसे, तो उसका जन्म भी इसी ब्राचड अपभ्रंश से हुआ है। और कश्मीरी भाषा, लोग सोचते हैं कश्मीर में हम कहाँ प्राकृत और संस्कृत हो सकती है, वो पैसाची अपभ्रंश से उसका जन्म हुआ, कश्मीरी भाषा का। तो इस तरह आधुनिक भाषाएं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, उनका मूल यही है। और अब ये आप जानते हैं कि हमारे देश में जिन्होंने बहुत काम किया है, तो और मैंने सबके नाम ले लिए हैं। और इस समय पे सबसे वयोवृद्ध विद्वानों में प्रोफेसर राजाराम जी जैन हैं। उनका एक विशाल, अभी हम सबके उनके जो शिष्यगण हैं, या उनके जो बहुत उनसे जो आत्मीय जन हैं, उन्होंने एक प्राकृत पुरुष नाम से उनका अभिनंदन ग्रंथ भी किया है। उन्होंने बहुत काम किया। उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर विद्यावती जी ने, इन दोनों ने, ये दंपति हैं जो आज भी 90 वर्ष के लगभग के होकर के भी
वो आज भी निरंतर पांडुलिपियों को संपादन कर रहे हैं। और अपभ्रंश भाषा के जो बहुत बड़े कवि, मैंने नाम, अपभ्रंश भाषा के अनेक कवि हुए हैं, उनके नाम मैंने पूरे नहीं गिना पाए। रैधु जो गोपाचल, वो ग्वालियर के बहुत बड़े कवि रहे, जिनके कम से कम मेरी समझ 50 ग्रंथ रैधु भाषा ने, रैधु कवि ने काम किया है। और उनको जो प्रकाश में लाने वाले हैं वो प्रोफेसर राजाराम जी जैन हैं। तो इस तरह से डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी जैन शास्त्री जो नीमच वाले थे, उन्होंने भी बहुत काम किया। अनेक विद्वान हैं। और मैं बताऊं, देखिए, यानी आज भी अनेक इन विश्वविद्यालयों में अनेक जगह पे बहुत छात्र हैं और वो काम कर रहे हैं। और अंत में आप प्राकृत भाषा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, या जो पढ़ना चाहते हैं या जो अभी तक अनभिज्ञ हैं प्राकृत भाषा से, वो कैसे जागरूक हों कि ये भाषा पढ़नी चाहिए, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी हो, तो कोई भी, भले ही वो दूसरे कार्य करते हों, अपने बिजनेस करते हों या अन्य कार्यों में संलग्न हो, तो भी वो प्राकृत भाषा को कैसे पढ़ सकते हैं, और एक संदेश के रूप में आप हमें इस बात को बताएं। देखिए, ये बार बार वही बात आती है कि हमें अभी ये जो भाषा है प्राकृत भाषा, इसको अगर विकसित करना है तो हमें पहले निस्वार्थ भाव से इसमें काम करना पड़ेगा, त्याग भावना से। ये नहीं कि हमें केवल रोजगार प्राप्त होगा, कि वो नहीं है। तो हमें इस दृष्टि से बहुत युवाओं को आज कर रहे हैं लोग, बहुत आकर्षित कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह, उसी स्पिरिट से हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ताकि इसका बहुत विकास हो। इसमें बहुत लोग लिख रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, अनेक कवि भी नए नए आ गए हैं, जिन्होंने कविताएं, गाथाएं लिख रहे हैं, और लोग प्रवचन भी कर रहे हैं, उसमें भाषण भी दे रहे हैं, प्राकृत में बोलने लगे हैं। तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको देख करके दूसरे लोग, और सामान्य श्रावक जो होते हैं, सामान्य गृहस्थ लोग जो होते हैं, उनको एक काम जरूर करना चाहिए कि छोटे जो बच्चे होते, छोटे वय के 4-5 साल के, उनको अपने घर में कुछ मंगलाचरण प्राकृत की जरूर सिखाना चाहिए, खेल खेल में सिखा देना चाहिए। तो उससे वही जाकर के आगे चल करके उनके मन में जो लौ जगा दी है प्राकृत भाषा की, जो बीज वपन कर दिया है, वो हो सकता है विकसित हो करके विशाल इसके विकास में काम करें, उसकी सेवा करें। तो सेवा भाव से ही काम हो सकता है। और जो जैसे अब हम चाह रहे हैं कि लोग इसको और भी प्रसारित हो, तो जैसे स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में भी हमें प्राकृत ग्रंथों को वरीयता देना चाहिए। घर घर में महिलाएं हैं तो उसका स्वाध्याय करें, बहुत सहयोगी होगा। और हाँ, एक और होना चाहिए कि जितनी पाठशालाएं समाज में चल रही हैं, उनका अगर नाम ही प्राकृत पाठशाला रख दें। हमारे कोई शायद अब मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी ने भी आह्वान किया था, प्रणब सागर जी महाराज ने भी आह्वान किया था कि जितनी पाठशालाएं हैं सबका नाम ही प्राकृत पाठशाला ये रख दें। तो उससे ये रहेगा कि सबकी दृष्टि में आएगा, सरकार की दृष्टि में भी आएगा कि प्राकृत भाषा का पाठशालाओं के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इसके लिए अब हमें करना चाहिए। तो निश्चित रूप से करेगी। और ये आपने कही, अंत में मैं एक गाथा सुना करके, जो प्राकृत की बहुत प्रसिद्ध, मतलब बहुत अच्छी है, गाथा सप्तशती की, तो उसे सुना करके मैं विराम दूंगा। देखिए, मैंने गाथा सप्तशती हाल कवि की एक ऐसी रस भरी रचना है, इतनी श्रृंगार प्रधान रचना है कि उसको पढ़ते जाइए तो लगता है कि क्या गजब की चीज मतलब लिख दी उन्होंने। मैं एक गाथा सुना रहा हूं, क्योंकि इसमें जो चीज, जो ये इसमें गाथा सप्तशती में सबसे बड़ी बात, ग्रामीण परिवेश का पूरा चित्रण, वो भी प्रेम का चित्रण, बड़े से ग्रामीण चित्र, महिलाओं को क्या किस तरह से वो रहती हैं, पति बाहर हो, वो तो उस तरह से। देखिए, जो ये कहा है, सोनाम संभरजयी पभ्यसयो जो खणम्पि ये आही संभरी अब्बम च काम गाम च पेम्मम निरालम्बम। ये कहती है
कि जो एक क्षण के लिए भी हृदय से दूर रहे उसका नाम स्मरण करना तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन जो दिन रात हृदय में रहता है उसका क्या नाम स्मरण करना। यदि प्रिय स्मरण करने योग्य है तो प्रेम, देखिए कितनी ऊंची बात कह दी, इसको समझे तो प्रेम निरालंब भी हो जाएगा। तो इस तरह से कही है, वज्रालग्न में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो मैं अब इसको विराम देता हूँ। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों ने बड़े मनोयोग से मेरी बातों को सुना और मैंने प्रयास किया कि कई बातों को समेटा जाए और कुछ विद्वानों के संस्थानों के नाम यदि इसमें छूट गए हों तो अगर उसको स्मरण दिलाएंगे तो आगामी विद्वान जो बोलेंगे उनसे उसकी महिमा, उसका जो काम है, उसका जो पूरा योगदान है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। और बस इतना जरूर कहेंगे कि हमें इसके लिए अपने तन मन धन सबसे लग करके और अपने स्तर से करेंगे। अगर हम लोग सामने नहीं आएंगे, हम लोग इस दिशा में काम नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे प्राकृत के विकास के लिए, इसकी सेवा के लिए, तो और कोई दुनिया के लोग आने वाले नहीं है। तो हमें ही अब सबसे पहले इसकी पहल करना पड़ेगी। बस इतना कह करके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना। और तो सभी के लिए मेरा नमन है, मेरी नमो जिणाला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सर, प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी, मूर्धन्य विद्वान प्राकृत भाषा एवं जैन दर्शन के, जिनको आप अभी सुन रहे थे। उन्होंने हमें प्राकृत भाषा के वैभव एवं महत्व के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सूक्ष्म जानकारियाँ भी दी, उसके इतिहास के बारे में, प्राकृत भाषा की कई शाखाओं के बारे में, एवं वर्तमान में वो कहाँ पढ़ाई जा रही है, उसके जो उस भाषा के जो विद्वान हैं, वरिष्ठ विद्वान रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारे प्राकृत भाषा के क्षेत्र एवं साहित्य में कार्य किया है, उनके बारे में बताया। बहुत सारे आचार्यों के विषय में भी हमें उन्होंने जानकारियाँ दी, जो कि ये एक तरीके से भले ही 1 घंटे का रहा हो, लेकिन प्राकृत भाषा को जानने के लिए कई घंटे भी काफ़ी नहीं है। ये 1 घंटे में उन्होंने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दे दी, प्राकृत भाषा के वैभव के बारे में बता दिया। और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम लोग उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे, जैसे कि प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह जी, जो कि BHU के प्रोफेसर हैं, BHU में जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन के प्रोफेसर हेड हैं, और साथ ही अनेकांत कुमार जी और प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी, और सुनील संचय जी, नीरज जी, प्रीति जी, रुचि जी, नेहा जैन जी, और डॉक्टर इंदु जैन जी दिल्ली से, श्री राकेश जी, रेणु जी, और बहुत सारे विद्वान हमें, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि प्राकृत भाषा के प्रति लोगों की इतनी जिज्ञासा है उसे जानने की, उसे समझने की। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, जितने की हमने आशा उतनी नहीं की थी, लेकिन ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। और ये जो आयोजन हुआ है, चूँकि श्रुत पंचमी आने वाली है, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जिस दिन हम लोग श्रुत पंचमी मनाते हैं, जो कि 27 मई को है, और ये प्रथम व्याख्यान श्रृंखला है जिसमें हमने प्रोफेसर फूलचंद जैन जी का आज व्याख्यान सुना। और इसका आयोजन किया है ये पागद भाषा, मैं आपको दिखा दूं कि शायद इसमें उल्टा नज़र ना आ रहा हो पागद भाषा, और जो कि विश्व का प्रथम प्राकृत में समाचार पत्र है, और साथ ही प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़ लेटर, इसके संयुक्त तत्वाधान में इस परिचर्चा को कार्यान्वित किया गया है। और हमें बहुत सारी योजनाएं भी प्रोफेसर साहब ने बताई कि किस तरीके से हम लोग प्राकृत का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। प्राकृत संभाषण शिविरों के द्वारा, प्राकृत एकेडमी को हम लोग प्रयास करें कि उस ओर भी सरकार का ध्यान जाए। और प्रोफेसर साहब स्वयं ऑनलाइन, जबकि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसा कि वो हमेशा समक्ष होके स्वाध्याय कराते हैं,
समाज में इस बार अगर लॉकडाउन हो गया है तो उन्होंने ऑनलाइन जो ऐप्स आ गए हैं उसके द्वारा इस गति को अनवरत रूप से वो चला रहे हैं, प्राकृत भाषा सिखा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं एवं समाज इसमें से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे आगम शास्त्र भी वो ऑनलाइन अनवरत रूप से दैनिक रूप से पढ़ा रहे हैं। और अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए एवं प्रोफेसर साहब का अभिनंदन करते हुए बस ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े रहिए, इसी तरीके से हमारा प्रोत्साहन करते रहिए, प्राकृत भाषा से जुड़े रहिए, क्योंकि आज तो पहली व्याख्यानमाला थी। हम इसको और भी वरिष्ठ विद्वानों, प्राकृत के वरिष्ठ विद्वानों से के द्वारा उनके व्याख्यानों के द्वारा प्राकृत भाषा के महत्व को आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपसे रूबरू कराते रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अंत में इन 4 पंक्तियों के द्वारा इस आयोजन का मैं समापन करना चाहूँगा कि प्राकृत जिसकी दादी माँ, अपभ्रंश जिसकी माता, जिसके संस्कारों से है भरी हिंदी राष्ट्रभाषा। तो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आज का आयोजन मैं अगले आयोजन के लिए आप सभी का आह्वान करता हूं। आप लोग जुड़ें और अनेक विद्वानों से हम आपका परिचय कराएंगे, प्राकृत भाषा के महत्व से परिचय कराएंगे। और सूचना हम आपको इसके पहले जब भी हम लोग लाइव आएंगे नए विद्वान, नए वरिष्ठ विद्वानों के साथ, तो हम आपको पूर्व सूचित कर देंगे, जिससे आप हमसे दोबारा से जुड़ सके। तो तब तक के लिए, जब तक कि हम अगला आयोजन लेकर आएँ, तब तक के लिए आप सभी से णमो जिडाणम जिद भवाणम। अभिनय जैन जी, आगम जी भी देख रहे हैं, रेणु जी भी देख रही हैं। हम सभी का, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। अगर आप नहीं सुन पाए हो शुरू से हमें, तो दोबारा से आप लोग इस पेज पर जाके पूरी ये जो व्याख्यानमाला पूरी जो चल रही थी, परिचर्चा चल रही थी, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। और मैं अब इसको फिनिश कर रहा हूँ। नमो जिनानम।